साइंस में साइंस मैथ्स में 30 मिनट्स के लिए उस हिसाब से साइंस 18 मुझे नहीं है Ananya, are you here in the class? तितिक्षा, आप हो क्लास में? So now we are heading towards the next phase of the acid, base and salts. In the last class we understood what do you mean by acid, the physical properties of acid and the chemical properties of acid as well. In today's session we look after the technical meaning of an acid. Define technically what is the definition, in fact what do you mean by acid. ये तो हम पहले देख चुके हैं. अब क्वेश्चन है डिफाइन एसिड. An acid is a substance which ionizes on dissolving, producing the hydronium ions. एसिड को पानी में जब आप डालोगे, मान लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गई, सल्फ्यूरिक एसिड हो गई, नाइट्रिक एसिड हो गई, उसमें पानी डाल दिया आपने. इनफैक्ट पानी उसमें नहीं डाला, एसिड को पानी में डाला, राइट. तो डालने के बाद द मोमेंट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एन एसिड इज एडेड इनटू ए 1 ग्लास ऑफ वाटर, एंटायर एसिड डिसोशिएट्स. हाइड्रोक्लोरिक एसिड H पॉजिटिव अलग हो जाएगा, Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा, राइट. And abundance of hydronium ions are being seen, right. जो एसिड बेहद स्ट्रांग है, like sulfuric, hydrochloric, nitric, they leads to the formation of abundance of hydronium ion. Now the question rises, what do you mean by hydronium ion? तो पहले लिखो, a substance, an acid is a substance. An acid is a substance which ionizes. An acid is a substance which ionizes on dissolving in water. Is a substance which ionizes on dissolving in water to produce H positive ions, hydronium ions, to produce H positive ions. कहने का मतलब है, प्लीज अब सब का फोकस यहाँ हो. हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl मैंने एक्वस फॉर्म में ले लिया. एक्वस ही तो होगा ना, राइट. यानी कि यहाँ पे लगभग 95% से ज़्यादा तो पानी है, उसमें कुछ 5-1% जो एसिड डाला आपने, लेकिन सारे का सारा एसिड टूट गया और H पॉजिटिव जो है लार्ज अमाउंट ऑफ में H पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन हुई. आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए, सर ये H पॉजिटिव कैसे बन गया. हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, आपने उस इलेक्ट्रॉन को भी खुआ दिया उससे, तो हाइड्रोजन की तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई. द मोमेंट एन हाइड्रोजन एटम रिलीजेज इट्स इलेक्ट्रॉन, इट बिकम्स प्रोटॉन. वो एटम, वो एक एलिमेंट रहा ही नहीं, वो तो प्रोटॉन बन गया. तो प्रोटॉन बन गया तो H पॉजिटिव कहने का आपको क्या राइट बनता है. बिल्कुल H पॉजिटिव इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो H पॉजिटिव है प्योर H पॉजिटिव फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये ऐसे एग्जिस्ट करता है. H पॉजिटिव इमीडिएटली पानी के साथ मिक्स हो जाता है और असल हाइड्रोनियम आयन ये होता है H3O पॉजिटिव. यानी कि हाइड्रोजन अपनी एग्जिस्टेंस को खोता नहीं है, पानी के साथ चिपक जाता है. जैसे कोई डूब रहा हो और डूबने में कोई तैराक उसे बचा सकता है, तो वाटर ही एक तरीके से
वो इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है जो हाइड्रोजन की एग्जिस्टेंस को, जब हाइड्रोजन क्लोरीन से अलग हो गया, की एग्जिस्टेंस को बचाने में मदद करता है। तो H2O H पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट करने के बाद H3O पॉजिटिव की फॉर्मेशन देता है। क्या ये बात क्लियर है? असल में होता ये है, लेकिन कन्वीनियंस के लिए हम क्या लिखते हैं? H पॉजिटिव। वो कन्वीनियंस है, दरअसल H पॉजिटिव नाम की कोई चीज़ होती नहीं। तो हर वो एसिड जो जरूरत से ज़्यादा एबंडेंस ऑफ H पॉजिटिव बनाएगा वो एसिड होगा, जो नहीं बना पाएगा वो एसिड नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड। SO4 2 नेगेटिव, सल्फेट आयन और हाइड्रोनियम आयन, ये बन गया। ये 9th क्लास में आपने कैटायन एनायन पढ़ा था, उसमें आयंस के बारे में पढ़ा था ना। अभी फिलहाल उसी लेवल से समझो इसे। नाइट्रिक एसिड, राइट। एसिटिक एसिड, विनेगर जिससे अचार बनता है, राइट। ये जनरली रिवर्सिबल इन नेचर होता है। इस चैप्टर के बाद सारी केमिस्ट्री एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग है, राइट। ये इंटरेस्टिंग तो ये भी है, आज की क्लास बेहद इंटरेस्टिंग है, अगली क्लास भी, उसके बाद की सारी क्लास रटना है, पूरा याद करना है। वॉशिंग पाउडर कैसे बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, ठीक है ना। केक बनाने के लिए जो हमें बेकिंग पाउडर चाहिए वो कैसे बनता है, बेकिंग सोडा बनता है, वो सब याद करने वाली चीज़ें हैं, राइट। तो दिस इज CH3COO प्लस H पॉजिटिव। ये जो एसिटिक एसिड है ये वीक एसिड है, बाकी के तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो एन एसिड विच प्रोड्यूसेस लीस्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रोनियम आयन, बहुत ही कम हाइड्रोनियम आयन जो बनाए उसको हम वीक एसिड कहते हैं। ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स, राइट। एंड मिनरल एसिड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। नहीं, स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है। कार्बोनिक एसिड भी एक तरीके से हम वीक एसिड, लेकिन इतना हाँ ऑब्वियसली विनेगार से या जो जर्नल हाइड्रोकार्बन है उससे स्ट्रॉन्ग है अनडाउटेडली, लेकिन एज कंपेयर टू द मिनरल एसिड्स, राइट, स्टैंड्स नोवेयर, राइट। तो हम उसके मुताबिक उसको कहेंगे कि वो वीक है। तो ये समझ आ गया व्हाट डू मीन बाय एन एसिड, राइट। एसिड वो होता है जो पानी के साथ मिलकर H पॉजिटिव की फॉर्मेशन देता है। अब ये जो एसिड्स हैं इनके क्या क्या यूज हो सकते हैं, जो फ्यूचर में क्लास अटेंड करेंगे, कहीं कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ये दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन के ऊपर भी, मुझे तुम्हें दिख रहा है क्लियर ना? ठीक है। तो यहाँ 3 एसिड्स के यूज आपको कम से कम 3 याद होने चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज है, सबसे बड़ा यूज है सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड नो डाउट बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, लेकिन बिना इसके लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। केमिकल इंडस्ट्री कैन नॉट बी थॉट विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जितने किस्म के फर्टिलाइजर्स बनते हैं जो खेतों में डालने के लिए काम आते हैं, फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरर्स जितने भी हैं, वो अमोनियम सल्फेट एक फर्टिलाइजर है, एबंडेंसली यूज होता है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो अमोनियम सल्फेट बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत होती है। तो sulfuric acid is an acid which acts as an important compound or a substance in order to create quality fertilizers in the form of ammonium sulfate। पहली बात। दूसरा, पेंट्स बनाने के काम आता है। तीसरा, डाइज बनाने के काम आता है। केमिकल्स बनाने के काम आता है, राइट। प्लास्टिक बनाने के काम आता है, पॉलीमर्स इंडस्ट्री में काम आता है, सिंथेटिक फाइबर बनाने के काम आता है, राइट। डिटर्जेंट बनाने के काम आता है, जिससे कपड़े धोते हैं, और एक्सप्लोसिव भी बनाने के काम आता है, बम बनाने के काम आता है, और कार बैटरीज बनाने के काम। बस अब तो मैं आ ही रहा था उसको। आई थिंक अब तुम रिलैक्स हो, राइट। तो सल्फ्यूरिक एसिड कार बैटरीज को बनाने के भी काम आता है। ये सारे यूजेस तुम्हें पता होने चाहिए, कम से कम 3-4 याद होने चाहिए। ये लिख लेना सामने, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट नाइट्रिक एसिड, अच्छा मैंने ना अपने नोट्स बना रखे हैं खुद के, वो मैं अपने नोट्स अपलोड कर दूंगा।
अगर वो नोट्स तुमने सिर्फ वो नोट्स भी कर लिए ना तो तुम्हें को किताब लक्ष्मी सिंह भी खोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उतना ही याद कर लेना। लेकिन पहले अभी नहीं दूंगा मैं, पहले चाहूँगा तो खुद मेहनत करो, राइट। नाइट्रिक एसिड फर्टिलाइजर्स बनाने के काम आता है। ये नाइट्रिक एसिड अमोनियम नाइट्रेट बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड अमोनियम सल्फेट बनाता है, तो ये भी फर्टिलाइजर बनाने के काम आता है। नाइट्रिक एसिड बहुत ही डेंजरस है, सिंथेटिक फाइबर बनाने के काम आता है, और डाइज प्लास्टिक ऑलमोस्ट सेम। और ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको भी बनाने के काम आता है। ट्राई TRI देखो, नाइट्रो ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, डाइस पेंट्स वगैरह ये सब अपने आप बना लेना। अब आती है बात हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl जो है, बहुत बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं, जो बॉयलर्स मतलब मैं इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ, इसमें एक एक बॉयलर का जो स्ट्रक्चर है इस बिल्डिंग से भी बड़ा है। बॉयलर जिसके अंदर केमिकल्स जो है के टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, पानी के टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, हैबर्स प्रोसेस में बॉयलर्स यूज होते हैं, बहुत सारे केमिकल कंपाउंड जैसे। बॉयलर इज ए कंटेनर, ए मेटेलिक कंटेनर इनटू विच द कंबशन प्रोसेस टेक्स प्लेस। अब वो इतना इस बिल्डिंग से भी बड़ा है तो उसके अंदर भी तो बहुत सारे पार्ट्स होते होंगे। लंबे समय तक बॉयलर यूज कर रहे हो तो अंदर इंटीरियर कोर रीजन के अंदर, राइट, गैंग्यू पार्टिकल्स, गैंग्यू मतलब वेस्ट पार्टिकल्स स्टिक कर जाते हैं, स्काल्प लग जाता है, राइट। एसिड जो है चिपक जाता है अंदर के इंटीरियर कोर मशीन के अंदर, जो उसकी एफिशिएंसी को खराब कर सकता है। तो एक प्रोसीजर के थ्रू, आई डोंट नो व्हाट इज दैट प्रोसीजर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसके अंदर डाला जाता है बॉयलर में, वो सारी गंदगी को बाहर निकाल लाता है। HCl बॉयलर को साफ कर देता है। इज दैट क्लियर? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द वन विच हेल्प्स टू रिमूव स्केल डिपॉजिट फ्रॉम इनसाइड द बॉयलर, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑक्साइड फिल्म जो है बनाने के काम आता है। डाई स्टफ में हो गया, और क्या हो गया भाई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हो गया, खाने बनाने में हो गया, लेदर इंडस्ट्री में हो गया, एक्सेट्रा। डाई इंक की डाई होती है, डाई बहुत बहुत जगह काम आती है, तो सिर्फ डाई वर्ड यूज करो, राइट। इस तरीके से हमारी डिटेल खत्म हुई जहां तक बात है एसिड की, राइट। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। तो वी हैव now every knowledge as far as the physical, what do you mean by acid, what are the physical properties of acid, chemical properties of acid। खासकर वो ध्यान है ना तुम्हें, जब कार्बन डाइऑक्साइड मिल्की वाटर कर देती है फिर दोबारा वो कलरलेस हो जाता है, वो रिएक्शन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वो रिएक्शन याद होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट इज एल्कली। एल्कलीज कह सकते हैं या बेस। एसिड तो हमने जान लिया, बेस क्या है। बेस इज अगेन ए सब्सटेंस विच वन डिजॉल्व इन वाटर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, OH नेगेटिव। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। ये पानी में डालते ही Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में बदल जाता है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड A पॉजिटिव OH नेगेटिव। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये डिसोशिएट होता है मैग्नीशियम प्लस ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव, राइट। ये जनरली वीक बेस है तो सही भी, लेकिन कम बनते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस की अगर हम बात करें। अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी एक वीक है, अमोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है और OH नेगेटिव होती है, राइट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फ्लैग्ड लाइन जिसे कहते हैं, राइट। तो आप देखो इन सब में कॉमन बात क्या है, सब OH नेगेटिव बना रहे हैं या नहीं बना रहे। तो ए बेस इज अ सब्सटेंस विच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, इसे कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, राइट। क्वेश्चन लिखो, व्हाट डू यू मीन बाय बेस, व्हाट डू यू मीन बाय बेस, what are its physical and chemical properties।
सारव, 2 क्लास तुम्हारी सिमिलर ट्रायंगल की पहली वाली में तुम प्रेजेंट थे, इसकी हर हाल में अटेंड कर लियो क्लास। तेरे जो स्कूल में आ रहा है 2-2 क्लास के चैप्टर हैं वो, और उससे बाहर किसी कीमत पर नहीं आएगा, तो घबराने क्या है। 17 जुलाई को पेपर है, राइट, सालों बाद पेपर है, ये तो है नहीं कि कल परसों में पेपर है, ठीक है। तो ऐसी घबराने की बात नहीं, क्लास नहीं छोड़नी, मेन लाइफ जो है वो उसकी बात ही अलग होती है। ये क्लियर हुआ। अब एसिड क्या क्या है, बिटर टेस्ट होता है, सॉरी बेस का क्या है, बिटर टेस्ट, एसिड का तो सोर टेस्ट था, राइट। एंड फील स्लोपी टू टच, वो थोड़ा ना फिसलना सा महसूस होता है उसके साथ, राइट। इट हैज ए कैपेबिलिटी टू टर्न द रेड लिटमस इनटू द ब्लू कलर। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। बेस रिएक्ट्स विद सम मेटल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ऐसा नहीं है कि एसिड ही मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, इवन बेस आल्सो इंटरेक्ट्स विद द metal and leads to the formation of hydrogen gas. One of the prominent reaction लिखिए यहाँ पर, लिखो base reacts with some metal, base reacts with some metal leads to the formation of hydrogen gas. For example, twice of sodium hydroxide, रटा हुआ होना चाहिए ये reaction, when it interacts with the zinc, right, और इसे heat किया आपने, तो Na2ZnO2, राइट, प्लस हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी, ये भी एक्वस फॉर्म में होगा, और इसका नाम है सोडियम जिंकेट। इसे हम सोडियम जिंकेट कहते हैं, इसमें जिंकेट आयन है। कंसिस्ट ऑफ जिंकेट आयन, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड के कारण बनता है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड है, राइट। तो इसे आपने सिर्फ याद रखना है, कोई इसके पीछे की हिस्ट्री जानने की जरूरत नहीं है, पर रिएक्शन याद होना चाहिए। इज दैट क्लियर? सबसे मोटी बात यह है कि सिर्फ एसिड ही नहीं, बेस भी मेटल के साथ रिएक्ट कर कर हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? यानी कि अगर मेरे पास टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड है और उसमें जिंक के टुकड़े को मैं डाल दूंगा, तो नीचे सेटल हो जाएगा एक प्रेसिपिटेट, जिसे हम कहेंगे जिंक, सोडियम जिंकेट, राइट, और एक गैस निकलेगी, दैट इज नोन एज हाइड्रोजन, राइट। नेक्स्ट, बेस रिएक्ट्स विद एन एसिड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। अरे एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं, बात तो वही है। इसी तरीके से बेस एसिड के साथ करेंगे तो भी वही कहानी आएगी। यानी कि स्ट्रॉन्ग, यहां पर मैं बेस ले रहा हूं, स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहा हूं, दोनों ही एक्वस फॉर्म के अंदर ले रहा हूं मैं, राइट, और दोनों के इंटरेक्शन से सोडियम सल्फेट एक्वस फॉर्म के अंदर बनेगा, राइट, विद द लिबरेशन ऑफ वाटर, लिक्विड स्टेट, राइट। बैलेंस है ये, जरा देखना, नहीं बैलेंस नहीं है, यहाँ 2 आ जाएगा, नाउ इट्स बैलेंस्ड, राइट। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि H पॉजिटिव OH नेगेटिव है ना, इसमें से H पॉजिटिव मिलेगा, इसका OH नेगेटिव होगा, राइट। इन दोनों से क्या बन गया, हमें पानी मिल गया या नहीं? दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज रिगार्ड एज न्यूट्रलाइजेशन reaction in which two substances interact together leads to the formation of a salt, right. Next देखिए, base also reacts with non-metal oxides and thereby leads to the formation of salt along with water. ऐसा नहीं है कि एसिड ही मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, बेस भी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैग्ड लाइम की। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि सफेदी बनाने के काम आता है, राइट, इसमें अगर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कर दिया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर ये क्या हो गया, नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होता है, ये इसकी नेचर क्या होती है, एसिडिक इन नेचर है ये, राइट। तो ये जब बेस के साथ रिएक्ट कर गया है नहीं, तो ये फिर सॉल्ट बना देगा। सॉल्ट क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट एक्वस फॉर्म के अंदर, पानी रिलीज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो दिस इज व्हाट डू यू मीन बाय
द केमिकल रिएक्शंस रिलेटेड टू दैट, इससे ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस करने की इसके कोई ज़रूरत नहीं है, 3 से 4 रिएक्शन है, याद हो जाएंगे या नहीं। यूजेस में आ जाओ, बेसिस आर बेसिकली यूज टू क्रिएट सोप, साबुन बनाने के काम आता है, पेपर इंडस्ट्री के अंदर काम आता है, राइट। सिंथेटिक फाइबर रेयॉन बनाने के काम आता है, यानी कि प्लास्टिक इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़बरदस्त रोल है इसका। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट, स्लैग लाइन जिसे कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम आता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटी एसिड की तरह क्या काम करता है। अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा एक्सेसिव एसिड हो, नॉर्मल हमारा एसिडिक वैल्यू कितनी है 1.4, राइट, ज़्यादा एसिडिक हो गया तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटी एसिड यूज़ किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, राइट। तो वो न्यूट्रलाइज करता है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एसिड को। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज एज एन एंटी एसिड, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है सारे। सोडियम कार्बोनेट, ये हम इसकी प्रॉपर्टीज, इसका बनना, फिजिकल केमिकल यूज, सारी कहानी देखेंगे इसकी। सोडियम कार्बोनेट क्या है, वॉशिंग सोडा बनाने का काम आता है, राइट। इट आल्सो बी यूज टू सॉफ्टन द हार्ड वाटर। 2 तरीके का वाटर होता है, एक तो नॉर्मल वाटर जो हमारी इस दिल्ली को मिल रहा है, एक होता है हार्ड वाटर जो कि गंगा, जो शाहदरा साइड में मिल रहा है, ईस्ट दिल्ली की बात कर रहा हूँ, राइट। वो सॉल्टी वाटर है, कंटेम हैवी वाटर है वो। तो उस वाटर के साथ तो डेफिनेटली हमें आरओ चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जो पानी आ रहा है ना, हमारा प्लांट बहुत अच्छा लगा हुआ है हैदरपुर प्लांट में, जिससे हमारे सबके यहाँ पानी आ रहा है, राइट। तो वो कम से कम 10-12 करोड़ का वो प्लांट है, उससे पानी ऑलरेडी बहुत साफ हो जाता है। फिर हमने ऊपर से गड़बड़ क्या कर रखी है, घर में आरओ लगा रखा है, सभी के आरओ है, एक्वागार्ड नहीं है। 99% 90% से ऊपर घरों में आरओ है। आरओ क्या करता है, वो ऑलरेडी पानी से सारे मिनरल्स तो निकले हुए हैं, बचे खुचे तुम्हारा आरओ निकाल देता है। तो जब हम पानी पीते हैं घर में, उसके अंदर कोई ताकत नहीं है, और हम देखा जाए पूरी बॉडी हमारी क्या है, वी आर एक्टिंग एज ए वाटर बॉटल है हमारी बॉडी, 70% तो पानी है इसके अंदर, राइट। और वो पानी अगर ढंग का नहीं मिला, उसमें कोई मिनरल्स ही नहीं है, तो वो कौन कौन सी बीमारी दे देता है, हार्ट की डिजीज, जो जनरली आज यंग जनरेशन को है ना, हड्डियां कमजोर हो जाना, आई साइट वीक हो जाना, राइट। तो इसके लिए कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्स लेना जरूरी होता है, राइट। तुम लोगों के केस में किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, पर तुम लोगों का सबसे बड़ी गड़बड़ी है, तुम सारे फास्ट फूड खाते हो मैक्सिमम, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन आज की डेट में ऐसा है नहीं। मोमोज सबसे फेमस है, राइट, और बर्गर्स हो गए, पिज़्ज़ाज हो गए। तो ये सब चीज़ें क्या है, तुम्हारी बॉडी 24 साल की उम्र तक एल्कलाइन है, उसे तुम कुछ भी लोहा पत्थर कुछ भी खिलाओ, वो सब डाइजेस्ट हो जाएगा। 24 साल की उम्र के बाद है ना, बॉडी एसिडिक होनी शुरू हो जाती है, राइट। 26-27 साल का आज का इंसान है, अगर वो कुछ ऐसा खाना खाता है तो उसको उसका इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाता है। तो तुम्हारी 24 साल की उम्र तक तुम जितने ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लोगे, तो तुम्हारी लाइफ 80-90-100 साल तक भी बेहतरीन रहेगी, बॉडी कभी वीक नहीं पड़ेगी। तो ये जो टाइम है ना, एक तो शरीर से काम लेने का है और ड्राई फ्रूट्स खाने का है, जितना ज़्यादा हो सके ड्राई फ्रूट्स लिया करो, राइट। वो कई नुकसान नहीं करते, बादाम सबसे बढ़िया चीज़ है, राइट। ये सब बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये पानी में कोई ताकत ही नहीं है, हम जो पीते हैं, अगर आरओ है घर में तो इट इज मस्ट टू हैव दिस वन, राइट। यार मैं टॉपिक से हट गया, क्या बता रहा था मैं, सोडियम कार्बोनेट, फिर क्या रहा था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। NaHCO3 बेकिंग सोडा बनाने के काम आता है। ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है, इसके अंदर है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फायर एक्सटिंग्विशर बनाने के काम आता है, राइट। कैसे आप घर में भी बना सकते हो उसे, ये सब हमने पढ़ना है इसके बारे में। तो विद दिस वी आर एट द एंड ऑफ द नॉर्मल मीनिंग ऑफ एल्कलीज along with the physical and chemical properties and uses. अब how will it be possible for us, देखो हमें ये तो पता लग गया, एक सब्सटेंस एसिड है, एक बेस है, लेकिन कौन कितना एसिडिक इन नेचर है, उसकी स्ट्रेंथ ऐसे, मैंने कहा ना, एक वीक एसिड होता है और एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एक वीक बेस होता है और एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। हाउ विल इट बी पॉसिबल फॉर अस टू आइडेंटिफाई दैट द गिवन कंपाउंड, नो डाउट हमें पता लग गया कि ये एसिड है, लेकिन ये कितना एसिडिक है इसका अगर पता लगाना हो तो सोरेनसेन, हाँ बोलो बेटा, यस, सोरेनसेन एक केमिस्ट हुए हैं, उन्होंने एक स्केल हमें प्रोवाइड किया विच इज नोन एज
पीएच स्केल, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्हाट डू यू मीन बाय पीएच स्केल एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। पीएच स्केल किसे कहते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एसिडिक बिहेवियर किससे पता लगता है, H पॉजिटिव से, बेसिक OH नेगेटिव से। जब किसी सॉल्यूशन के अंदर इन दोनों का अमाउंट बराबर नहीं होगा तो यानी कि वो कंपाउंड या तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। H पॉजिटिव ज्यादा होंगे तो क्वाइट ऑब्वियस है वो एसिडिक होगा, OH नेगेटिव ज्यादा होंगे तो बेसिक होगा। और पता लगा H पॉजिटिव इतने ज्यादा कि OH नेगेटिव है ही नहीं तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, राइट। H पॉजिटिव है ही नहीं, सिर्फ OH नेगेटिव है तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। लेकिन कई बार क्या होता है कि H पॉजिटिव भी है OH नेगेटिव भी है, H पॉजिटिव ज्यादा है OH कम है, तो वो क्या हो गया, वीक एसिड, राइट। OH नेगेटिव, इसी तरीके से OH नेगेटिव ज्यादा है और H पॉजिटिव कम है तो वो वीक बेस हो गया एक तरीके से, क्योंकि उसके अंदर H पॉजिटिव भी है। तो द क्वेश्चन अराइजेज, how will it be possible for us to identify the relative strength of a compound in terms of its acidic or basic behavior, and that can easily be done with the help of a scale designed by Sorensen in 1909, right, known as pH scale। और वो pH scale आपको रटी हुई होनी चाहिए। pH scale के बारे में डिटेल में आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, ना ही 11th में पढ़ेंगे। pH is equal to the reciprocal of log of hydronium ion concentration, LOG log। log क्या होता है, इट्स नॉट पार्ट टू डिस्कस राइट नाउ, लेकिन ये मैथमेटिकल फार्मूला है pH निकालने का। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ 1/H पॉजिटिव को अगर मैं इन्फिनिटी कह देता हूँ, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन हमारे पास है कि जिसमें जो है अनकाउंटेबल नंबर ऑफ H पॉजिटिव हैं, कुछ और है ही नहीं, तो वो कौन सा एसिड होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। तो 1/इन्फिनिटी अगर हम करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, किसी भी चीज को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा या नहीं, इज दैट क्लियर। तो 1/इन्फिनिटी इक्वल टू 0, यानी कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा उसकी जो pH वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी, राइट। इसके लिए उसने एक स्केल क्रिएट किया, वो दिखने में कुछ इस तरीके से है। दिस इज 0। अगर मैं इस पॉइंट को 7 ले लेता हूँ, लेट दिस इज 14, राइट। तो ये होगा 8, 9, 10, 11, 12, 13, राइट। ये स्केल जनरली लुक्स लाइक दैट, जो मैंने इस तरीके से बनाया है, राइट। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो है ये 0 है और 14 वैल्यू जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस की है, राइट। 1 से लेकर 3.5 तक ये जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ में हम स्ट्रॉन्ग एसिड कह सकते हैं एनी कंपाउंड whose pH if lies between 0 to 3.5, मतलब 1 है किसी का pH, किसी का 2 है, 2.4 है, 3,
मैक्सिमम 3.5 तक जो भी कंपाउंड होगा उसकी नेचर क्या होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड होगी, राइट। और रही बात 7th तक आते आते वो वीक एसिड में बदल जाएगा, राइट। इसी तरीके से अगर हम देखें 10.5 तक, ये है हमारा वीक बेस एंड रिगार्डिंग टू दिस इज द स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। और ये जो 7 है, दिस इज रिगार्डेड टू बी द न्यूट्रल वन। तो ये न्यूट्रल स्टेज इंडिकेट करता है, ठीक है। जैसे पानी है, पानी का pH 7 है, राइट। क्यों? अगर हम प्योर वाटर को लेते हैं, क्योंकि वाटर है क्या, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। If the amount of hydronium ion concentration find to be the same with the OH negative ion concentration, in that case the water is considered to be a neutral one, right? तो इस स्केल के अंदर अगर हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका है भाई, इंक्रीजिंग एसिडिक बिहेवियर, एसिडिक बिहेवियर है या नहीं, राइट। इंक्रीजिंग एसिडिक बिहेवियर क्यों है, बिकॉज इंक्रीजिंग अमाउंट क्या है यहाँ पर, इंक्रीजिंग H पॉजिटिव है और डिक्रीजिंग OH नेगेटिव है, वाइस वर्सा इस केस में होगा। यहाँ पर यह है इंक्रीजिंग बेसिक बिहेवियर, राइट। तो इंक्रीजिंग OH नेगेटिव, डिक्रीजिंग, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। 0 to 14 स्केल है, यस ऑफ कोर्स। pH 14 दिया जाता है, वो जब हम लॉक का आप करोगे देन ओनली यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, क्लियर। तो एनी डाउट टू इट, दिस इज नोन एज pH स्केल। ये आपको पूरा याद होना चाहिए और इस स्केल के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग कहाँ तक एग्जिस्ट करता है, वीक कहाँ तक की रेंज क्या है, राइट, एज फार एज द एसिड एंड बेस आर कंसर्न। तो कुछ समझने वाली बात नहीं है, ये याद रखने वाली बात है। तो ये स्केल आपको याद होना चाहिए, राइट। तो आजकल जो मार्केट में अवेलेबल इंडिकेटर्स वो कौन से हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना है व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल इंडिकेटर। अभी इससे रेलेवेंट मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा आपको। pH स्केल से रिलेटेड क्वेश्चन 100% कन्फर्म्ड है, जरूर आता है। pH स्केल से रिलेटेड क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, इट इज बेसिकली ए मिक्सचर ऑफ मैनी इंडिकेटर्स। हमने इंडिकेटर के बारे में देखा था ना जब क्लास शुरू की थी। इंडिकेटर इज ए डाई विच चेंजेस इट्स कलर डिपेंडिंग अपॉन द सब्सटेंस टू विच इट इंटरेक्ट्स। तो निर्भर करता था कि भाई उसका कलर चेंज ये बताता था कि वो एसिड है या बेस है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर में बहुत सारे इंडिकेटर हैं, राइट। वो बहुत सारे इंडिकेटर किस फॉर्म में अवेलेबल है, डाइस की फॉर्म में अवेलेबल है। अगर वो डाइस की फॉर्म में अवेलेबल है तो वो जो डाइस की फॉर्म में अवेलेबल है अलग अलग कलर देते हैं एट डिफरेंट वैल्यू ऑफ pH स्केल, राइट। जैसे यूनिवर्सल इंडिकेटर बिल्कुल अगर हमें डार्क रेड, ब्लड रेड देता है, अगर आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर को यूज किया, मैं लिखवाऊंगा इसके बारे में, हमें समझते हैं ना, पहले किसी एक सब्सटेंस के साथ इंटरेक्ट कर कर उसका कलर डार्क रेड हो गया, तो वो जो सब्सटेंस है जिसने उसका कलर डार्क रेड कर दिया तो pH 0 है उसका, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है वो। क्या ये बात क्लियर हो गई। ऑरेंज रेड है, गया ऑरेंज भी है, थोड़ा रेडिश कलर में भी है, तो वो उसके अंदर जो कंपाउंड है उसकी pH वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3 होगी, राइट। तो ये पहले लिखो व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मिक्सचर ऑफ, फटाफट लिखिए, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मिक्सचर ऑफ many different indicators.
इट्स अ मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर्स। जो बाद में ऑनलाइन अटेंड करेंगे, खासकर अन्य आप प्रतीक्षा, तो कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछना। इट्स अ मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर्स इन द फॉर्म ऑफ डाइज, इन द फॉर्म ऑफ डाइज which provides different colors, which provides different colors at different pH values, at different pH values of the entire pH scale, of the entire pH scale. Colors, मैं खुद भूल गया क्या लिखवाया मैंने, which produces different colors at different pH values of the entire pH scale. तो pH और कलर, तो ये होगा डार्क रेड। अगर यूनिवर्सल आपको डेफिनेशन समझ में आ गई या नहीं? अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर बिल्कुल रेड हॉट हो जाता है तो दैट मीन्स कि वो जो सब्सटेंस है उसका पीएच क्या होगा? 0 होगा, राइट। रेड होता है तो 1 होगा। ऑरेंज रेड लेंगे नहीं, रेड ही रहेगा। थोड़ा सा कम रेडिश होगा तो 2 होगा। ऑरेंज रेड, राइट, ये टेंटेटिव वैल्यूज है। अगर ऑरेंज कलर दिखता है तो 4 होगा। ऑरेंज येलो दिखता है तो पीएच 5 होगा, राइट। और आगे क्या है भाई? ग्रीनिश, हाँ ग्रीनिश येलो दिखेगा तो पीएच क्या होगा? और ग्रीन होगा तो पीएच 7 होगा। ग्रीनिश ब्लू होगा, ग्रीनिश ब्लू होगा तो 8 होगा। ब्लू होगा तो 9 होगा। और क्या होगा? कौन सा कलर रह गया? नेवी ब्लू। नेवी ब्लू ड्रेस भी तो होती है स्कूल की। पर्पल, कौन सा है? डार्क पर्पल, यस बिल्कुल ठीक का। वॉयलेट एंड वॉयलेट। तो ये सारी वैल्यूज आपको याद रखनी है, ये याद होनी चाहिए। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दोबारा बोलो, 1 मिनट। अरे यार अब देखो यहाँ डार्क रेड और रेड भी तो लिखा है, ये बात तो उस पर भी उठती है। हाउ विल इट बी पॉसिबल फॉर अस टू आइडेंटिफाई कि बिल्कुल डार्क रेड है, ये रेड है, राइट। तो टेंटिवली ये मान के चलते हैं, प्रैक्टिकल वैल्यू में हो सकता है इसका पीएच 0 या 1 हो, ऐसी 13 या 14 हो। एग्जैक्ट 13 एग्जैक्ट 14 बनाना बड़ा मुश्किल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो मैन्युफैक्चरर लिख कर रखता है उसके अंदर, इट में आइदर हैव द 0 और 1, क्योंकि 0 और 1 का मतलब ऑलमोस्ट नेचर सेम है। 99 और 100% वाला डिफरेंस है बस, राइट। कोई और डाउट? अब ये बात उठती है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, डाइजेशन में, राइट। हमारी बॉडी का पीएच वैल्यू कितना है? अब तुमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा, क्या होता है पीएच? 1.4। अगर 1.4 से कम हो गया तो एक्सेसिव एसिड हो गया, तो उसको दूर करने के लिए एंटी एसिड यूज करते हैं, मिल्क और मैग्नीशिया हो गया, राइट। तो क्वाइट ऑब्वियस है। कहने का मतलब मेरा ये है, द पीएच हैज एन, ध्यान से सुनो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब कुछ थ्योरेटिकल कंटेंट है लेकिन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ही लिखो, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यू इन आवर डेली लाइफ। हमारी जिंदगी में पीएच का क्या रोल है, क्या ये रोल अपना अदा करता है? सबसे पहली बात उठती है, पीएच हैज एन इमेंस अमाउंट ऑफ इंपॉर्टेंस इन डाइजेशन, टूथ डीके, ग्रोथ ऑफ प्लांट, राइट और नॉट?
एंड अपार्ट फ्रॉम द सर्वाइवल ऑफ प्लांट एनिमल्स, राइट, इंसेक्ट्स अगर काट लेते हैं तो अपने बचाव के लिए वो भी एसिड या बेस छोड़ते हैं, राइट। अगर हम बीज की बात करें या वास्प की बात करें एक्सेट्रा, तो सबसे पहले हाँ सॉइल के लिए काम, अब सारा मैं बता रहा हूँ। तो पीएच स्केल की हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या, उसका पहला पॉइंट है पीएच हैज एन इमेंस अमाउंट ऑफ इंपॉर्टेंस इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अगर बॉडी की डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखना है तो पीएच वैल्यू हाइड्रोक्लोरिक एसिड की यूनिक होनी चाहिए। वो कितनी होनी चाहिए? 1.4। 1.4 से डेविएटेड हुआ, थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो वैल्यू कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बॉडी एल्कलाइन इन नेचर है, जैसे तुम लोगों की है समय। लेकिन अगर 1.4 से नीचे अगर हो गया तो एसिडिक जरा सा भी फ्लक्चुएशन आ गया, 1.3 तो बहुत सारी डिजीज दे देती है, कैंसर तक दे देती है, लीवर किडनी एक्सेट्रा सब डैमेज हो जाता है सब, राइट। तो इतना कि 1.4 ही कितना हैवी है, 1.4 नेल डाल दो ना 1.4, वो नेल पिघल जाएगा। लोहे की कील 1.4 के पीएच में डाल के आज आप रखो तो शाम तक वो घुल जाएगा। इतना बेहतरीन पीएच हमारी बॉडी के अंदर बनता है, राइट। इतना स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सो रिलीज्ड बाय अस। तो उसकी वैल्यू में फ्लक्चुएशन कब आएगा? जब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ खाना खा लिया आप, राइट। तो वहाँ पर उस चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए एंटासिड्स यूज होते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सबसे ज़्यादा फेवरेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, विच एक्चुअली न्यूट्रलाइजेज द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एसिड बीइंग फॉर्म्ड इन द बॉडी। पहली बात तो ये होगी, क्लियर। Apart from that, pH also plays a significant role in order to identify the cause behind the decay of tooth. हमारा जो टीथ का इनेमल है जो, वो पूरी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है या नहीं? कैल्शियम सल्फेट से वो बनता है। कैल्शियम सल्फेट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी। वो भी कोरोडेड हो जाता है। आपने खाना खाया, ऑलमोस्ट सभी खाने के अंदर, इवन रोटी के अंदर भी शुगर है, राइट। कोई ऐसा फूड खा लिया है जिसके अंदर शुगर है, तो माउथ के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं, आई थिंक सो बायो में पढ़ रखा है आपने, वो एसिड बनाते हैं। कौन सा एसिड बनाते हैं? कौन सा एसिड बनाते हैं? लैक्टिक एसिड बनाते हैं। वो जो लैक्टिक एसिड होता है दैट अटैक्स ऑन टू द टूथ एंड द इनेमल ऑफ द टूथ। खाना खाते ही तभी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि तुरंत आपको कुल्ला करना चाहिए, राइट। अगर ब्रश तो है ही इम्पॉर्टेंट, वो तो रात को और सुबह आप करते ही होंगे, लेकिन जब भी कुछ खाया है उसके तुरंत बाद जो है करना इसलिए ज़रूरी है कि द अमाउंट ऑफ एसिड, वो हमारे दांतों के अंदर जाकर वो एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है, लैक्टिक एसिड। प्रोलॉन्ग जाकर अगर वो रहेगा तो टूथ डीके इज़ क्वाइट नॉर्मल। और ये टूथ डीके होता कब है? हमारे माउथ का जो पीएच है वो 5.4 है। अब 5.4 पीएच की वैल्यू को 5.4 है, पता नहीं 5.5 है, अप्रॉक्सीमेटली यही है, बुक में चेक कर लेना। अगर इससे नीचे अगर हो गया तो एसिडिक हो गया। और एसिड, अब जो हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उसकी जो नॉर्मल पीएच वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली 7 to 7.3 होती है। तो टूथपेस्ट सबसे बड़ा काम क्या करता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है, इसलिए लंबे समय तक दांत ढंग से काम कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये हो गया, राइट। किस किसने स्कूल में इस टॉपिक को कर लिया है? चलो ठीक है। कैन एनीबडी सजेस्ट मी कि पीएच का रोल प्लांट्स की ग्रोथ में और एनिमल्स के सर्वाइवल में क्या है? देखो, प्लांट्स की ग्रोथ किस में होती है? सॉइल में होती है, राइट। सॉइल की जो पीएच वैल्यू होती है वो अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती होगी? 7 के करीब होती है, 7, लगभग न्यूट्रल के करीब होती है, राइट। अगर 7 उसकी पीएच वैल्यू है तो जनरली सॉइल में फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाते हैं। फर्टिलाइजर्स के कारण कई बार क्या होता है कि ये 7 वैल्यू फ्लक्चुएट कर जाती है। और अगर इसका फ्लक्चुएशन 4.3 से 7 के बीच में 4.3 से कम हो गया तो सॉइल एसिडिक होगी, और 7 से ज़्यादा हो गया तो बेसिक होगी, और दोनों ही खतरनाक है एज फार एज द ग्रोथ ऑफ प्लांट इज कंसर्न। अगर 7 से ज़्यादा है, इट में गोज टू अराउंड 7.8 इवन 8, तो एल्कलाइन नेचर सॉइल की ज़्यादा होगी। एल्कलाइन नेचर को ख़त्म करने के लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए? बेसिक या एसिडिक?
तो एसिडिक में हम क्या यूज करेंगे? मैन्योर यूज करते हैं, कंपोज ऑफ एनिमल्स यूज किया जाता है, खाद यूज की जाती है। कहने का मतलब मेरा ये है, वो एसिडिक इन बिहेवियर होती है जब वेस्ट ऑफ एनिमल्स राइट इज बीइंग यूज इन द सॉइल so as to neutralize the excessive amount of base so formed. फर्टिलाइजर्स तो सॉइल के अंदर जो प्लांट जो बीज होता है उसकी ग्रोथ में काम आता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट एडवर्स ही डालता है, राइट। एडवर्स इम्पैक्ट का मतलब है वो कॉज होता है इन ऑर्डर टू इम्पार्ट एसिडिक और बेसिक बिहेवियर टू द सॉइल इटसेल्फ। वो बात अलग है कि फर्टिलाइजर डालने से ग्रोथ अच्छी होती है। आपने सुना नहीं, काफ़ी वीडियोस भी देखी होंगी कि पहले नॉर्मल घिए का साइज इतना होता था, अब आज सुबह लगाओ तो शाम को इतना बड़ा घिया हो जाता है, राइट। केमिकल के कारण है वो, राइट। हमारे टाइम में हमने अपने यंग टाइम में देखा हुआ है, हमारे घर में ना एक पूरा ऊपर तक लगभग 6 मीटर तक का एक बहुत ना बड़ा ट्रंक होता था, उसमें गाँव से विलेज से गेहूँ आते थे। आप लोगों के अपने पेरेंट्स से पूछना है, 2-3 बोरी गेहूँ आते थे, वो साल भर का गेहूँ आता था। तो हमारी दादी हो गई या इवन हमारी मदर होती ही, वो क्या करती थी, वो गेहूँ को निकालती थी, भिगोती थी और धूप में सुखा देती थी, और उससे सारा वेस्ट निकल जाता था। फिर उस गेहूँ को पीसा जाता था, गांव में तो घर में पीसा जाता था। यहाँ तो शहर में अब क्या हो रहा है, जो गेहूँ हम खा रहे हैं इज द बिगेस्ट रीजन टू इम्पार्ट कैंसर टू द बॉडी, राइट। कैंसर का सबसे बड़ा क्या है इस समय कारण गेहूं ही है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, चक्की वाले को ऑर्डर दे देते हैं कि भाई इतना चना डाल देना, इतना ये डाल देना, और ये पिसकर जो आता है तो वो जो गेहूं उसके पास होता है वो भिगोता है उस गेहूं को, उसमें से उसके अंदर के केमिकल्स को निकाल सकता है, वो सीधा गेहूं आता है, वो पिसता है केमिकल। आज की डेट में 99.9%, राइट, जो फार्मर हैं 2 तरीके की फार्मिंग करते हैं। उनका अगर आप मान के चलो लगभग 1000 स्क्वायर मीटर एरिया है, तो लगभग 250 स्क्वायर मीटर एरिया वो खुद के खाने के लिए बोते हैं, 750 मीटर स्क्वायर के अंदर बेचने के लिए करते हैं। उसमें वो मैन्योर्स, उसके अंदर फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट के अंदर अच्छा दिखने वाला जो है वो फूड तैयार होता है, ग्रेन्स तैयार होते हैं, राइट। और नॉन फर्टिलाइजर्स वाला अपने लिए करते हैं, राइट। मैं कहीं और की बात नहीं बता रहा, मैं अपने मामा के गांव की बात बता रहा हूँ। जो मेरा कज़न ब्रदर है वो खुद मेरे को उसने खेत में दिखाया कि देख भाई मैं ये यहाँ पर क्या करता हूँ, ये हमारे घर का है और ये हम बेचते हैं। सारे किसान इस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में आता है, ज़्यादा अच्छा दिखता है, लोग खरीदते हैं उस चीज़ को है जो दिखने में अच्छी है, चाहे अंदर से वो पूरा बेकार हो। तो आइडियली स्पीकिंग घर में आपके पास चक्की होनी चाहिए। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक आ रही है। गेहूं खरीद लिया जाए, ज़्यादा ना कम खरीदा जाए, उसको रात को भिगो दो, राइट, खाट पे लगा के धूप के अंदर सुखवा दो उसे, और फिर उसे घर में ही पीस दिया जाए। उस गेहूं का यूज़ होना चाहिए। जनरली उसके लिए मेहनत लगती है और टाइम किसी के पास है नहीं, राइट। तो गेहूं की जो रोटी है ना वो दिन में 1 बार खानी चाहिए, 2 बार नहीं खानी चाहिए। वो कहीं ना कहीं हाईली डेंजरस है। मेरे वर्ड्स नहीं है भाई, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू से, कि कहने का मतलब है बात वहीं आ गई कि जो खेतों के अंदर जो मिट्टी है वो सबसे बड़ा कारक है, जो भी हम ग्रेन्स उसके थ्रू लेते हैं। अगर उसके अंदर एसिडिक बिहेवियर बहुत ज़्यादा है, मान लिया पीएच वैल्यू उसकी 4.3 से कम हो गई, तो सॉइल एसिडिक हो गई। और एसिडिक बनाने के लिए सबसे ज़्यादा खराब फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं लोग, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट क्वालिटी देता है, एबंडेंस ऑफ फ्रूट ग्रेन्स को क्रिएट करता है, साइज बेहतरीन करता है, दिखने में अच्छा लगता है ग्रेन, लेकिन वो एसिडिक कर देता है सॉइल को। जब सॉइल ही एसिडिक है, हमारी बॉडी का पीएच कितना है, 7 to 7.8। हमारी बॉडी का, एक हेल्दी बॉडी का, जो बिल्कुल बीमारी से कोई बीमारी नहीं है किसी के शरीर में, उसका पीएच फ्लक्चुएट करता है 7 to 7.8। और 99% डिजीज का कारण इज द फ्लक्चुएशन ऑफ पीएच वैल्यू। जनरली पीएच 7 से नीचे चला जाता है, राइट। तो 7 से नीचे जाते ही सारे ऑर्गन्स के लिए वो डैमेजिंग इफेक्ट करता है। शुगर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, बीपी एक्सेट्रा, ये सबसे बड़ा कारण ही उसका ये है कि आपका पीएच 7 से नीचे है, राइट।
7 पॉइंट से ऊपर किसी का जर्नली जाता है, क्योंकि सब एसिडिक खाना खाते हैं ज़्यादातर, बेसिक फूड तो अवेलेबल है नहीं। तो 7.8 से ऊपर तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में है, मतलब करोड़ों में किसी एक दो आदमी में दिखता है। अगर हो गया तो वो बॉडी की जो फाइटिंग, उसे क्या, मेरे वर्ड याद नहीं आ रहा इस समय, इम्यून सिस्टम, उसको जीरो कर देता है। तो आपकी अपनी बॉडी आपके अगेंस्ट हो जाती है। ऐसी ऐसी डिजीज भी आज की डेट में चलनी शुरू हो चुकी हैं, जो जिनका कभी नाम भी नहीं सुना, कि इम्यूनिटी जो है वो जीरो हो जाती है। कई बार इम्यूनिटी 100% हो जाती है, इतनी फास्ट हो जाती है इम्यूनिटी, इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो इम्यूनिटी के कारण ही इंसान की डेथ हो जाती है। ये सब नई चीज़ें कहाँ से आ रही है? द बेसिक कॉज द फूड। तो हम जो खाना खाते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि किस क्वालिटी का खा रहे हैं, राइट। जनरली आज की एवरेज एज कितनी है? 60 to 65, 70 कहा जाता है, लेकिन एक जापान में कितनी है? 93 to 100 के बीच में है, क्योंकि वो जितनी भूख लगती है उसका 80% खाना खाते हैं। हम 180% खाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। यहाँ बंदा चल के राजी नहीं है, वो कम से कम हर आदमी लगभग हाँ, अटेंड करनी है अभी दूसरी? अच्छा, क्लास दे दूं मैं भी? अटेंड करनी। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। मैं तैयारी हो गई ना प्रियांशु? क्लियर? तो पीएच जो है सॉइल के केस में अगर 4.3 से नीचे है तो हम बेस का यूज करते हैं। तैयारी होगी बेटा? तो कल लूँ या परसों लूँ? करना तो ठीक है, दैट्स ग्रेट। आई होप ये बात क्लियर हो गई। अगर 4.3 से नीचे है तो हम बेस यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे, चौक यूज करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट यूज करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड यूज करेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है। तो यानी कि अगर एसिडिक बिहेवियर ज्यादा हो गया तो बेस को यूज करते हैं इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज इट्स इम्पैक्ट। पानी में है, ऑफ कोर्स, दिल्ली के पानी में सबसे ज्यादा एसिडिक इन नेचर है। ये कहा जाता है कि एक हफ्ता पहाड़ पे अगर आप रह लेते हो, यानी कि आप कहीं हिमाचल में चले गए, हफ्ता भर अगर आप वहाँ रह जाते हो, तो उसका बॉडी पे इम्पैक्ट 6 महीने तक रहता है, क्योंकि पहाड़ों का पानी जो है उसके अंदर ऑल काइंड्स ऑफ मिनरल्स आर अवेलेबल ओवर देयर। तो अगर कभी वहाँ हिमाचल साइड में या उत्तराखंड साइड में घूमने भी जाओ ना, तो ये वाला जो बोतल का पानी है ये नहीं पीना चाहिए। जो झरने से गिरने वाला पानी है वो जरूर पीना चाहिए। हार्ड लगता है पर वो बॉडी के लिए बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा फायदा करता है। वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई होप ये बात क्लियर हो गई। फिर पीएच एनिमल्स की सर्वाइवल में कैसे काम करता है। अगर हैव यू हर्ड अबाउट एसिड रेन? एसिड रेन कब होता है भाई? जब पानी का जो बारिश हो रही है उस बारिश का ही पीएच कितना हो गया? 5.6। 5.6। ये 5.6 कैसे हो गया भाई? पानी तो आसमान से तो शुद्ध गिर रहा है, नीचे आ गया, नीचे आती कैसी कैसी होगी पानी के साथ? क्यों हो गया? क्योंकि एनवायरनमेंट में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, राइट, ये पॉल्यूटेंट्स के साथ। अब वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इंटैक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाएगा, H2CO3। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेगा सल्फरस एसिड, H2SO3। एंड H2SO3 proves to be highly adverse for the old monuments like ताजमहल, लाल किला। ये जो डीके हो रहा है इनके अंदर एसिड रेन के कारण हो रहा है। जो 500-600 साल, अब तो उसका मेंटेनेंस कर रहे हैं ना, इसलिए, अरे वो मेंटेन कर रहे हैं इसलिए कम हो गया। अगर मेंटेन ना करें तो इतनी बड़ी बड़ी 600-700 साल पुरानी बिल्डिंगें गिरने को हो रही हैं, तो व्हाट अबाउट आवर बॉडी? तो एसिड रेन जनरली होती है 5.6। अगर एसिड रेन है वो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए एक्सट्रीमली हार्मफुल है, सारी मछलियां मर जाती हैं उसके कारण, राइट। तो पीएच स्केल के इस तरीके से भी इंपॉर्टेंस है। अगर आपको सॉइल का पीएच मेजर करना हो तो क्या करेंगे? 2 ग्राम आप वो लो, क्या नाम है, सॉइल लो टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 5 मिलीलीटर यूनिवर्सल इंडिकेटर डाल दो। जो कलर आएगा वो बता देगा कि इसके अंदर कौन सा, क्या इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ है। आई होप ये बात समझ आ गई। हाँ,
मैं क्वेश्चन नहीं समझा, दोबारा बोल। डाई इज ऑलवेज बी एक्वस इन नेचर। सूखी डाई तो बन ही नहीं सकती ना, पानी की तो इन्वॉल्वमेंट होगी, डेफिनेटली है। क्लियर। अब लास्ट क्या है कि पीएच स्केल आल्सो, इनफैक्ट पीएच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एज फार एज द डिफेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंसर्न, राइट। हनी बी है, हनी बी अगर स्टिंग करती है, राइट, तो वो एसिडिक रिलीज करती है, एसिडिक रिलीज करेगी तो उसी समय क्या यूज करते हैं घर में, बेकिंग सोडा, टू गेट द रिलीज आउट ऑफ। वो बात अलग है कि उसकी जो स्टिंग है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद होती है, पर दर्द भी बहुत होता है। उससे ज्यादा फायदेमंद वास्प की होती है, जिसे ततैया कहते हैं। वो एल्कलाइन छोड़ता है, एल्कलाइन छोड़ेगा तो उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए तुरंत घर से आपकी मम्मी अचार का पानी निकालेगी, राइट। अगर वो 2-3 स्टिंग कर दे तो दर्द तो बहुत होगा, लेकिन आपकी बॉडी में वो ऐसा केमिकल छोड़ देते हैं कि 2-2.5 साल तक वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट योर बॉडी फ्रॉम वेरियस डेंजरस डिजीज लाइक कैंसर एक्सेट्रा। एल्कलाइन कर देता है बॉडी को, पर उसके लिए क्वाइट ऑब्वियस है, वो एक थोड़ा ना काटते हैं, फिर एक साथ सारा पूरा गुच्छा उनका अटैक करता है। अच्छा, इसके साथ साथ प्लांट्स की बात करें तो नेटल प्लांट्स हो गया। नेटल प्लांट्स के बारे में सुना है आपने? जंगल के अंदर जो होते हैं, जो हर वेरियस आई थिंक सो डिवीजन से बिलोंग करते हैं, इनकी ये जो नेटल प्लांट है ये मिथेनोइक एसिड छोड़ता है। गलती से हाथ लग गया अगर, पर एक प्लांट जिसके इंट्रेक्शन में मैं आया था जब मैं बद्रीनाथ गया था, तो ऑन द वे टू बद्रीनाथ, जब बद्रीनाथ लगभग 50 किलोमीटर रह गया था, तो गलती से किनारे पर सड़क के, वहाँ तो जंगल है पूरा, एक पौधे को मैंने टच किया, उसका दर्द 10 घंटे के बाद गया मेरे। दर्द सिर्फ टच करने से, अगर पकड़ लेता तो पता नहीं क्या हो जाता। तो वहाँ के पहाड़ियों से पता लगा, उन्होंने जो बताया कि भाई ये जो प्लांट है ये एक्सट्रीमली डेंजरस है, और वो देखो कैसे इजीली अवेलेबल है। गलती से मेरा हाथ लगा, 10 घंटे के बाद दर्द गया था उसका, ऐसा स्टिंग कर दिया उसने, ऐसा जहर छोड़ा उसने, राइट, कि वो पूरा का पूरा इतना पोर्शन जो था एक्सट्रीमली पेन में था। तो कोई ना ऐसे, मतलब ऐसे प्लांट्स भी हैं जो कहीं ना कहीं ऐसे केमिकल्स को रिलीज करते हैं। अब उसने एसिडिक छोड़ा या बेसिक, हू नोज, लेकिन नेटल प्लांट्स जो है वो मिथेनोइक एसिड छोड़ता है, HCOOH। आंट है, चींटी अगर काट लेती है वो मिथेनोइक एसिड छोड़। तो नेचर की खूबसूरती देखो कि नेटल प्लांट के बिल्कुल साथ डॉग प्लांट की अवेलेबिलिटी रहती है, वो बेसिक इन नेचर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि नेटल से अगर उसकी लीव से अगर आपके हाथ पर कोई चोट लग भी गई तो डॉग प्लांट की पत्तियां निकाल के उसे रगड़ दो। ये खेतों में ज्यादातर होता है, जंगल के अंदर। अब तो खैर दिखते ही बहुत कम है ये। आई होप ये बात समझ में आ गई। तो ये है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस एज फार एज द प्रैक्टिकल लाइफ, द प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस ऑफ पीएच इज कंसर्न इन आवर लाइफ। तो इसके ऊपर 5-6 पॉइंट्स के नोट्स बना लेना, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पीएच जो आज हमने पढ़ा है इससे रेलेवेंट क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, जस्ट होल्ड फॉर ए मोमेंट। रिंकू जरा लखमीर सिंह दिखाइए उसमें केमिस्ट्री। होमवर्क सुन लो, आपने क्या करना है, जो यूजेस एसिड के हमने किए हैं, क्या होता है एसिड, क्या होता है बेस, और यूजेस जो बेस के हैं, राइट। और फिर पीएच स्केल तो कितना आसान है, ठीक है ना। 90% पीएच स्केल क्या होती है, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या क्या कलर देते हैं, 99% ये कोई नहीं पूछेगा, याद फिर भी कर लेना। जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो ये आएगा कि 5 सॉल्यूशन गिवन है,
यूनिवर्सल इंडिकेटर से इन्हें टेस्ट किया गया और इनका पीएच पाया गया, पहले का 4, दूसरे का 1, तीसरे का 11, 7 और 9। विच वन इज न्यूट्रल? विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एल्कलाइन? एल्कलाइन, स्ट्रॉन्गेस्ट एल्कलाइन। वीक एसिड, वीक एसिड, वीक एल्कलाइन। तो ये क्वेश्चन है और पक्का आएगा ये। अरेंज द पीएच इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन बढ़ती चले, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है इसे, तो क्या करोगे? 11 सबसे कम किस में है? सी में। सी के बाद किस में है? ई के बाद कितने हैं? डी में। डी के बाद कितना है? ए के बाद कितना है? आ गए 3 मार्क्स। 3 मार्क्स का क्वेश्चन कोई है ये और ये आएगा यूनिवर्सल। कौन कौन से कलर देता है वो तो हम सालों से पढ़ा, इसलिए याद है, तुम्हें याद करने की जरूरत भी नहीं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। लक्ष्मी सिंह की बैक एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस गिवन है इन्हें कर लेना। 1 से लेकर 23 तक क्वेश्चन है, सैटरडे तक कर लेना। 1 से 23 तक क्वेश्चन को करने में 23 मिनट लगेंगे बस। लिखने में 23 क्वेश्चन हैं, लेकिन टाइम कितना लेंगे? 23 मिनट्स। इतने आसान है। फिर भी इसे कब तक करना? सैटरडे तक। पर इसे कर लेना, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। पीएच की इंपॉर्टेंस आपको याद होनी चाहिए। अगली क्लास से पूरा पोर्शन याद करने का है। अगली 2 क्लास में कोशिश रहेगी, 2 या शायद तीसरी भी लग जाए, चैप्टर खत्म हो जाए। उसके बाद जो हम 2 चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो सबसे मेजर चैप्टर है केमिस्ट्री के, लेकिन हम उसमें बाद में जाएंगे। इसके बाद हम जाएंगे ह्यूमन आई कलर वर्ड। ह्यूमन आई कलर वर्ड के बाद जाएंगे मेटल नॉन मेटल। ठीक है ना? लेट्स सी फिर क्या होगा। अरे स्कूल में एग्जाम कब से है? हाफ टर्मिनल तो सितंबर में ही होंगे ना सबके। दैट्स इट बेटा, अगली क्लास में मिलते हैं। हाँ क्या बेटे? हाँ कल मैथ्स के अंदर स्कूल खुल गए तो आप 1:30 आ जाए। 1:30 आ। अरे किस किस के स्कूल खुल गए हैं? नहीं, जो एडवांस लेवल में आ रहे हैं वो, उनमें से कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके स्कूल अभी नहीं खुले? नहीं खुले ना? कल 1:30 बजे यहाँ जाना सीधा। एक तो शीट दूंगा मैं और ये 10 क्वेश्चन की आते ही मुझे कह देना कर लिए तो ठीक है, नहीं तो यही करोगे। हैं 5 बजे? कल 5 बजे? नहीं, अब तो अभी तो जब स्कूल ही नहीं खुले तो 1:30 बजे आओ। 5 बजे क्यों आओगे? ठीक है ना, 1:30 बजे आओ। सैटरडे को मैं तेरे को एक तो 10 करने हैं क्वेश्चन, सुन रहा है बेटा? बाकी एक डीपी भेज दूंगा मैं। 10 तो यही करने हैं, ठीक है?